वेलकम टू सोशल साइंस विद रिक्की। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है 8th क्लास की हिस्ट्री और हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो हम फर्स्ट चैप्टर पूरा कवर कर चुके हैं विद क्वेश्चन आंसर। जो कोई भी मेरा वीडियो ये पहली बार देख रहा है वो इससे पहले वाले वीडियो देख लें, पहले चैप्टर पढ़ लें, उसके बाद ये सब पढ़ें ताकि आपको अच्छे से समझ में जाए, क्योंकि हर एक चैप्टर या हर एक टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो आज हम इस वाले चैप्टर में भी कई सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो टीपू सुल्तान के बारे में किया था। अभी हमने टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ा था या आंग्ल मैसूर युद्धों के बारे में भी पढ़ा था, और हमने देखा कि जो टीपू सुल्तान है उसको शेरे मैसूर कहा जाता था। ये सारा कुछ हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। क्यों कहा जाता था, क्या रीजन था, ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो मतलब जिनको ये जानना है वो मेरी वीडियो देख लें ताकि अच्छे से रिकॉल हो जाए, समझ में आ जाए। इसके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ बेटा आप लोगों को, जो कि आपकी इस बुक में नहीं है, आगे एक चैप्टर में आ जाएगी आपके बुक में। मतलब यहाँ इस टाइम इस टॉपिक में नहीं है या इस चैप्टर में नहीं है कि टीपू सुल्तान की एक तलवार होती थी, वो बहुत ही कहते हैं ना वर्ल्ड फेमस तलवार कहेंगे उसको। वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लोहे से बनी हुई थी जिसे बोट्स स्टील कहा जाता था, जिसपे जंग वगैरह नहीं लगती थी। और दूसरा वो इतनी शार्प होती थी कि लोहे के कवच तक को काट देती थी। तो इतनी अच्छी थी मतलब इसकी तलवार ये कहा जाता था। तो आगे जब आप लोहे वगैरह के बारे में पढ़ोगे तो उसमें शायद वो डिटेल्ड में आएगी। ये बस जस्ट मुझे एक इन्फॉर्मेशन पता थी तो वो हमने डिस्कस की थी। आगे जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा मराठों से लड़ाई। देखो हमने पहले पढ़ लिया था, मैसूर से लड़ाई पढ़ ली थी, टीपू सुल्तान और उसके जो फादर से जो है हैदर अली थे उनके बारे में हमने क्या है, हमने देखा कि उन्होंने ब्रिटिशर्स से लड़ाइयाँ की थी, कितनी लड़ाइयाँ करी, कौन कौन सी हुई थी, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम देखेंगे कि अब उस टाइम क्या है, मराठों ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, उनका साथ नहीं दिया था। शायद देते तो हम ब्रिटिशर्स को बाहर भगा पाते, वो हमारा देश छोड़ के चले जाते। लेकिन क्या था कि घर के बेदी लंकड़ आए, उस टाइप का हाल था इंडिया में। तो आपने जब भी देखा है कि हम युद्ध हारे हैं तो किस अपनों की वजह से ही हारे, उन्होंने ही धोखा दिया कहीं ना कहीं। तो ऐसा ही टीपू सुल्तान के साथ हुआ था, क्योंकि जो मराठे थे उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, सपोर्ट नहीं दिया, उन्होंने ब्रिटिशर्स का किया। अब मराठे बड़े खुश थे कि नहीं हमने उनका साथ दिया है तो हमारे साथ कुछ नहीं करेंगे वो। हालांकि मतलब जो मैसूर के साथ जो टीपू सुल्तान के साथ किया, ऐसा हमारे साथ कुछ नहीं होगा। बड़े घमंड के साथ या कहें एटीट्यूड के साथ बैठे हुए थे। लेकिन उन्हें क्या पता, उसके बाद अब बारी उनके, वो तो एक एक करके पावर अपने हाथ में ले रहे थे, उनको साइड करते जा रहे थे। लेकिन जो मराठा साम्राज्य था उसके साथ मतलब उनको जीत नहीं पा रहे थे इतनी आसानी से, मतलब जीतना उनके लिए आसान नहीं था। रीजन क्या था, क्योंकि मराठा साम्राज्य काफी फैला हुआ था, ब्रॉड था। और इसमें क्या था, ये पर्टिकुलर एरियाओं में बटा हुआ था और इनके सरदार होते थे। उनको लीड करने का काम क्या करता था, नाना जो आपके फडणवीस थे, मतलब वो एक पेशवा जो होता था जो पर्टिकुलरली वहां पर बैठता था, वो उनको कंट्रोल करता था। तो इस तरह से उनकी जो पावर है डिस्ट्रीब्यूटेड थी, लेकिन फिर भी वो क्या है, संघ थे। मतलब इस तरह से बटा हुआ था आपका क्या है, मराठा। लेकिन क्या होता है, जहां आप बीच में जब भी गैप दे दो या गैप आ जाए या कोई जो पावर है वो वीक पड़ जाए, तो वहीं पर क्या है, दूसरा बंदा फायदा उठा जाएगा। तो वही काम ये ब्रिटिशर्स करेंगे। अंग्रेज देखेंगे कि ये कब कमजोर पड़ने लगते हैं, तभी जाके ये इन पर हमला कर देंगे। और इसी तरह से जो इनके बीच में 3 वॉर होंगे, तीसरे वॉर में ये पूरी तरह से इसको अपने कंट्रोल में कर लेंगे। पहले वॉर जो होता है इनका, आंग्ल मराठा जो पहला युद्ध होता है, उसमें ये हार जाते हैं। मतलब इनकी कोई जीत नहीं दिखाई देती, मतलब क्लियरली जो ब्रिटिशर्स की। तो उससे क्या होता है कि इनकी संधि होती है मराठों के साथ, और कहा जाता है कि वो 20 साल तक कोई युद्ध नहीं करेंगे। अरे उन्होंने 20 साल इसलिए लिए ताकि वो उस बीच उनकी कमजोरी पकड़ सके और अपनी पावर बढ़ा सके, इसलिए नहीं कि वो कंट्रोल नहीं करेंगे, करेंगे वो। तो चैप्टर पे आते हैं। मराठों से लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी थी कि 18वीं सेंचुरी जब खत्म होने वाली थी आखिर में, जब उन्होंने मतलब जो आंग्ल मैसूर युद्ध जीत लिए थे, उसके बाद उन्हें लगा कि
उन्हें मतलब क्या है, मराठों की जो पावर है उसको भी कंट्रोल में करने की उन्होंने सोच की। तो क्या हुआ, आपका जो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, उसमें क्या होता है कि तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली देश के शासन चलाने का मराठों का जो है सपना चकनाचूर हो गया। कि जो तीसरी लड़ाई हुई थी पानीपत की लड़ाई, जो आपके जो अहमद शाह अब्दावली और शायद आपके जो मराठों के बीच हुई थी, तो वो इसलिए उन्होंने मतलब जो ये लड़ाई की क्यों की थी, ताकि वो क्या है उनके हाथ में मतलब पावर आ जाए और दिल्ली पर उनका शासन हो जाए। तो दिल्ली का जो शासक था उससे उनकी लड़ाई होती है और इसको क्या है मराठा हार जाते। तो उनका जो सपना था दिल्ली से देश पर शासन चलाने का, वो सपना क्या है चकनाचूर हो जाता है। उन्हें कई राज्यों में क्या है, अब उसके बाद वो कई राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और इन राज्यों की बागडोर, अब देखो किन किन राज्यों की बागडोर किस तरह से थी। तो जैसे बागडोर जो थी सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथ में चली गई। मतलब ये राजवंशों के नाम हैं आपके जो आपके हैं बागडोर, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले, अलग अलग राजवंशों के नाम हैं ये सारे सरदार एक पेशवा, या पेशवा मतलब जो सर्वोच्च होता था, सबसे ऊपर होता था, मतलब उसी की बात मानी जाती थी। हालांकि इनके सरदार होते थे सिंधियों के, होलकरों के, गायकवाड़ों के, भोंसले के, लेकिन इनके ऊपर एक सुप्रीम जो पावर थी या सर्वोच्च जो मंत्री होता था वो कौन होता था, पेशवा होता था। और इसके अंतर्गत एक कन्फेडरेसी जो एक मतलब से राजमंडल के सदस्य थे, और पेशवा इस राजमंडल को सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था। मतलब इसका जो प्रशासकीय प्रमुख होता था वो कौन होता था, आपका पेशवा होता था। मतलब मेन पावर जो है वो किस में इंक्लूड थी, वो आपके पेशवा में होती थी। महादजी सिंधिया, अब जो पेशवा इस राजमंडल का सैनिक या प्रशासकीय प्रमुख होता था। वो जो ये राजमंडल बनाया जाता था उसका प्रमुख जो होता था वो कौन होता था, आपका पेशवा होता था। और वो कहाँ रहता था, वो पुणे में रहता था, वहीं से सारा मतलब कंट्रोल कर रहा था इन चीजों को। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर में दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा या राजनीतिक रहे। ये मतलब दोनों ही जो थे, महादजी सिंधिया और फडणवीस, 18 सेंचुरी में, मतलब 18 सेंचुरी के आखिर में जब खत्म हो रही थी उस टाइम भी ये मतलब जो मराठा योद्धा थे और राजनीतिक भी थे। मतलब ये दोनों ही मतलब अच्छे योद्धा भी थे और राजनीतिक भी थे। इसके बाद कई युद्धों में कंपनियों ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। अब इसके बाद क्या है, इनका कंपनी के साथ युद्ध होंगे, उसके लिए ये मराठों को घुटने के टेकने के लिए क्या है मजबूर करेंगे। कौन करेंगे भाई, कंपनी करेंगे। भाई मैसूर तो छूट गया अब उनसे, मैसूर तो उन्होंने जीत लिया, अब बारी किसकी है, मराठों की बारी है। ये क्वेश्चन जो कल्पना कीजिए, ये सारे आपके बुक के बाद के मतलब बीच के जो क्वेश्चन है इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। कन्फेडरेसी मतलब होता है गठबंधन, कि मतलब जो हम मिलके, जैसे नहीं होते आप गठबंधन, कोई सरकार को वो नहीं मिलता सपोर्ट तो हम गठबंधन की सरकार बना लेते, तो उसी तरह से क्या है गठबंधन, या कह सकते हैं एक तरह से आपकी जो अलायंस मतलब संधि कह सकते हैं। पहला युद्ध, अब जो पहला आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1782 में सालवाई की संधि के साथ खत्म हुआ था। ये युद्ध किसके साथ, सालवाई की संधि हुई थी, किन किन के बीच। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा, अंडरलाइन जरूर कर लेना, ये पूरा पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो ये युद्ध हुआ था 1782 में, और ये जो खत्म किसके साथ हुआ था, सालवाई की संधि के साथ। सालवाई की जगह का नाम था बेटा, उसी के नाम पर जहां ये संधि हुई थी उसी के नाम पे इसका नाम क्या रख दिया, सालवाई की संधि। अब जिसमें कोई पक्ष नहीं जीता था, मतलब जिसमें क्लियरली कोई पक्ष नहीं जीता था, एक संधि हुई थी बीच में दोनों के बीच में, कि भाई अंग्रेजों ने कहा था कि हम अब आपके उन पे जो मतलब अटैक नहीं करेंगे, या 20 साल तक आपसे लड़ाई नहीं लड़ेंगे। दूसरा जो युद्ध हुआ था, अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था, ये 1803 से 1805 के बीच हुआ था, और कई मोर्चों पर ये लड़ा गया, और इसका नतीजा हुआ कि अब इसका परिणाम देखो, ये पहला तो हारे थे ब्रिटिशर्स, मतलब हारे इन द सेंस मतलब कोई नहीं जीता था, लेकिन अब क्या है ये युद्ध जीतेंगे, थोड़े थोड़े एरिया करके सारा जो मराठा साम्राज्य वो अपने कंट्रोल में कर लेंगे।
तो इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित जो आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के क्या है, अब कंट्रोल में आ गए, कब्जे में आ गए। कि उन्होंने जो उड़ीसा वाला एरिया है, यमुना में स्थित जो आपका आगरा है, दिल्ली है, दिल्ली भी तो आपकी यमुना पे बसी हुई है, तो ये इसके कई सारे भूभाग आपने क्या है, कब्जे में कर लिया। अंततः एक युद्ध हुआ था, लास्ट युद्ध तीसरा, वो हुआ था 1817 से लेकर 1819 के। तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया, मतलब पूरी तरह से उनकी पावर खत्म हो गई थी, किनकी, मराठों की। और पेशवा को क्या है, हटा करके, जो पेशवा आराम से पुणे में बैठे कंट्रोल कर रहा था चीजों को, उनको हटा करके, पुणे से हटा करके कानपुर में एक जगह है बेटा बिठूर, वहां पेंशन पे जाकर भेज दिया कि भाई तुम आप आराम करो, हम अपने आप देख लेंगे इसको, मराठा साम्राज्य को। यहाँ जो भी मतलब आपके महाराष्ट्र में हो रहा है, या जहाँ थोड़ा बहुत गुजरात वाला एरिया जो है आपका, ये वाला जो एरिया, एक तरह से आपका जो आंध्र प्रदेश वाला एरिया जो आ रहा था, एमपी वाला एरिया, अब हम इसको देख लेंगे। अब आप क्या करो, आराम करो, और आप ये पकड़ो वहां बैठने की पेंशन, और पेंशन पे बैठो। देखो ब्रिटिशर्स बड़े चालाक थे, वो इस तरह से मतलब कंट्रोल करते थे। एक तो फूट डाल के राज करो की नीति उन्होंने बहुत अच्छे से पकड़ रखी थी, और दूसरा कि मतलब ये दिखाते भी थे कि देखो हम कितने ठीक है, मतलब उसको ना मार कर उसको पेंशन पे कहाँ है, भेज दिया जाता है, बिठूर में। अब बिंद के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पे क्या है, अब देखा कि दक्षिण वाला जो एरिया है उसके पूरे बिंद का पूरा जो है उस पर अब किन का कंट्रोल हो गया था, आपका कंपनी का हो गया था। तो इस तरह से जो है आंग्ल मराठा जो युद्ध हुए थे, वो 3 युद्ध हुए थे, किस तरह से हुए, कहाँ हुए, किससे रिलेटेड थे, ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में देख चुके हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपकी सर्वोच्चता का दावा, कि अब कौन सर्वोच्चता का दावा करेगा, कौन सर्वोच्च होगा, और बाकी और भी चीजें वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।